Hello everyone. Today we'll start a new chapter, chapter number 18, TDS और TCS. आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ओनली TDS के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात नहीं करो बेटा, टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स. वैसे ही जो कंसेप्ट है TDS और TCS का सॉर्ट ऑफ इनकम टैक्स में भी कवर्ड है, और जो टीम आपकी इनकम टैक्स में वैसा ही सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो GST के अंदर भी कंसेप्ट कवर्ड है. हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात तो ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इनकम टैक्स पढ़ना नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इनकम टैक्स में समझ में नहीं आया, तो अच्छी बात है यहाँ भी समझ में नहीं आएगा. तो मतलब बिना मतलब का किसी के दिमाग में नेगेटिव हो इनकम टैक्स का तो हम बात ही ना करें. तो इसलिए हम बिल्कुल नई बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आई डोंट नो अबाउट इनकम टैक्स बट आई नो अबाउट GST. ये भी समझ में आने वाला बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ है ही नहीं. तो आज हम बात करेंगे TDS के बारे में, दैट इज सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट 2017. ये TDS का कंसेप्ट क्या है, आज हम इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक एक कंसेप्ट की कैसे होती है वर्किंग. मतलब अपन बात करेंगे, हम कंसेप्ट भी पूरा याद कर लेंगे, एज वेल एज आप प्रैक्टिकली देखोगे कि TDS का जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है. ये तो आपको पता है, चाहे TDS हो चाहे TCS हो, सप्लाई तो होगी क्योंकि GST है. GST लगता ही तब है जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो इसका मतलब ये तो नेसेसरी है कि दो पर्सन होंगे बेटा, एक सप्लायर होगा, एक. बात अलग है कि उनके हम नाम बदल देंगे बाद में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो बात अलग है. हम नाम बनाना सीख लेंगे, क्योंकि नाम तो हम खुद बनाते हैं, वी आर जीनियस, हमारा लेवल ही अलग है, ठीक है. लेकिन फिलहाल जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी वो दो पर्सन से स्टार्ट होगी, क्योंकि GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो देयर इज अ टू पर्सन आर देयर, वन इज अ सप्लायर एंड सेकंड इज रेसिपिएंट, राइट. सप्लायर क्या करता है भैया, कोई कंफ्यूजन? मैंने बोला प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ एक एक कंसेप्ट, बड़ा मजा आने वाला है. तो सप्लायर ने क्या किया, कोई भी टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज, TC मतलब टैक्सेबल गुड्स, TS टैक्सेबल सर्विसेज और बोथ. तो सप्लायर ने गुड्स सर्विसेज और बोथ दोनों सप्लाई किया. नॉर्मली क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, याद है. एक रिवर्स चार्ज भी होता है, वो एक्सेप्शन है, वो नॉर्मल नहीं होता. तो मेनली कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल चार्ज एप्लीकेबल है, जिसे अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है. और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ, सप्लायर, मतलब सप्लायर ने जो भी सप्लाई की है ना, जो भी गुड्स या सर्विसेज और बोथ, इन सप्लाईज पे टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और किसी को कंफ्यूजन है बेटा तो ये क्लास ना देखो, क्योंकि ये क्लास बहुत सारे चैप्टर के बाद आती है. क्योंकि अपन ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बेसिक कंसेप्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं GST का स्टार्टिंग के अंदर. तो ये तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट है. कहानी स्टार्ट होती है TDS के बारे में, लेकिन TDS तब आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा. सर हमें पता है कौन टैक्स पे करेगा, सप्लायर. बोलो मेरे साथ, कौन टैक्स पे करेगा, सप्लायर. कौन टैक्स पे करेगा, सप्लायर. कौन टैक्स पे करेगा, सप्लायर. सर क्या हुआ, गवर्नमेंट. सप्लायर टैक्स इवेजन करे तो मतलब ये कि सप्लायर जो सप्लाईज कर रहा है, सप्लायर जो सप्लाईज कर रहा है, उन सप्लाईज को किसी भी तरीके से उड़ा दे, इनवॉइस को. तो मेरा रिकॉर्ड देखेगा ना, तभी पता लगाएगा ना कि मैंने कितना सप्लाई किया है. तो मैंने माल बेचा, इनवॉइस दिया. मूवी में देख लेना, कोई पन्ना होता है, ले मैंने खा लिया, कर ले जो करना. कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब ये कि गवर्नमेंट सोच रही है और क्या करें, ये जो भी सप्लाई कर रहा है वो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली. तो एक काम करते हैं, देखो टैक्स किसको पे करना है, सप्लायर को. टैक्स किसको पे करना है, सप्लायर को. तो यदि जो सप्लायर का टैक्स बनता है, ये जो रेसिपिएंट है, ध्यान से देखो उसको, तो ये जो रेसिपिएंट है, तो रेसिपिएंट क्या करेगा बेटा, पेमेंट करेगा. तो हमने क्या किया, ये जो प्रोविजन बनाया, ये प्रोविजन बनाया टोटल तो वहां से बड़े अमाउंट पर, बड़े अमाउंट हो, तो मतलब जहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज का अमाउंट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज का अमाउंट कितना हो बेटा, 2,50,000 रुपीज से ज़्यादा हो अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट GST के अमाउंट को हटा के. क्या बेटा, टैक्सेबल सप्लाईज का वैल्यू, टैक्सेबल सप्लाईज का वैल्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट
नॉट इंडिविजुअल सप्लाईज। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 20 सप्लाईज हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आपके लिए सप्लाईज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना सप्लाई किया, 2 बार में किया, 4 बार में किया। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगातार 3 महीने सप्लाई करे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी वैल्यू ऑफ सप्लाईज है 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो ऐसे केसेस में हमने बोला कि सप्लायर तेरा जितना भी टैक्स बनता है तुझे ही टैक्स पे करना है, पे तेरे को ही करना है, रिवर्स चार्ज नहीं बना रहे। बोलो, रिवर्स चार्ज नहीं बना रहे, टैक्स तेरे को ही पे करना है, लेकिन तेरे टैक्स का कुछ चढ़ावा रेसिपिएंट से एक बार ले लेंगे, जिससे कि वो सप्लाईज रिकॉर्ड में आ जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रुक जाते हैं वापस से। टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की है, सप्लायर ने जो भी सप्लाईज की है उन सप्लाईज पर जो टैक्स बनेगा सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, लेकिन सम ऑफ द टैक्स, छोटा सा, बोलो छोटा सा टैक्स रेसिपिएंट को बोला जाएगा कि तुम पे कर दो। और ये रेसिपिएंट हमारे लोग हैं, हमारे आदमी पूरा बिलीव है, अपने ही लोग हैं। पर तुम्हारी और मेरी बात नहीं हो रही, अपनों की हो रही है। अब देखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऐसे कौन से रेसिपिएंट पे ज़्यादा बिलीव करती है वो भी बताऊंगा आगे, वो राज ओपन होगा थोड़ी सी देर बाद। लेकिन पहली कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन ये समझ में आ गई सर कुछ होने वाला है जिसमें ऐसा है कि सप्लायर का टैक्स है, वो हमें पता ही है, तो सप्लायर को ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, लेकिन सप्लायर का पूरा टैक्स तो सप्लायर ही पे करेगा, लेकिन उसका कुछ टैक्स रेसिपिएंट जब पेमेंट देगा, किसको पेमेंट देता है? मतलब अपन प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार, और आपको ये भी समझ में आ गया प्रैक्टिकली कि टीडीएस का प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 51 तभी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 51 की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन याद हो गई कि सप्लायर ने जो भी इंडिविजुअल सप्लाई नहीं, इंडिविजुअल मंथ नहीं, एक दिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके द्वारा सप्लाईज की जा रही है जीएसटी का अमाउंट हटा के, टोटल बिल नहीं, बिल के अंदर जीएसटी का अमाउंट हटा के जो भी आपकी सप्लाईज की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से ज़्यादा। तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा चढ़ावे के रूप में ओनली 2%। हो सकता है जीएसटी 18% लगता हो, 24% लगता हो, 12% लगता हो, तो हम जीएसटी पूरा नहीं ले रहे, ओनली कितना ले रहे? 2%। बोलो कितना? 2%। चलो एग्जाम्पल ले, प्रैक्टिकली देखें, बोला था मैंने दिखाऊंगा, तो प्रैक्टिकली देखते हैं। ये सप्लायर ने बिल बनाया, कितने का बिल बनाया बेटा? ध्यान से देखो, 2,60,000 का बिल है, जिसपे 18% का जीएसटी है, 46,800 रुपीज़ का अमाउंट है, टोटल वैल्यू 3,06,800 है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि टोटल वैल्यू ना देखो, बोलो टोटल वैल्यू ना देखो, टोटल वैल्यू में से जीएसटी हटाओ, तो जीएसटी हटाने के बाद अमाउंट कितना है? 2,60,000 रुपीज़, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो ये जो हमारा रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट पेमेंट देगा। कितना पेमेंट देगा? किसको पेमेंट देगा? किसको पेमेंट देगा? और इसका आंसर कोई गलत दे देता तो हम बोलते बेटा एक काम कर, पढ़ना ही छोड़, कॉमन सेंस वाली बात है ये, तो वो पोए वाला ही बता देगा। सप्लायर ने सप्लाई किया तो पेमेंट भी सप्लायर को ही मिलेगा। तो रेसिपिएंट कितना पेमेंट देगा ये बताओ? मैं देखो तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। एम्प्लॉयड है सर बिल कितने का बना है? 3,06,800 रुपये का। तो ये जो हमारे रेसिपिएंट भैया हैं, तो ये रेसिपिएंट भैया 3,06,800 रुपीज़ का पेमेंट देगा सप्लायर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इधर आ, रेसिपिएंट तू अपना है, बोलो तू अपना है। नहीं, यहाँ पे अपना नहीं दिख रहा, ये तो मैंने ऐसे ही किसी की फोटो लगा दी अभी, क्योंकि पूरा राज ओपन हो जाता तो मैंने राज को छुपा के रखा है। अपने तो अपने ही होते हैं, तो ये रेसिपिएंट अपने कौन है वो बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के, वो बात की बात है। तो बोला रेसिपिएंट इधर इधर, तो पूरा का पूरा पेमेंट 3,06,800 रुपये सप्लायर को नहीं देगा, क्योंकि तूने पूरा का पूरा 3,06,800 रुपये सप्लायर को दे दिया, तो हो सकता है कि जीएसटी का पेमेंट हमें दे ही नहीं। तो एक काम कर, इसकी है ना सप्लाईज को रिकॉर्ड में लिया, थोड़ा सा टैक्स सप्लाई में से हमें दे दे, तो थोड़ा सा भी टैक्स तो हमें देगा, तो क्या हो जाएगा? वो सप्लाई रिकॉर्ड में आ जाएगी। समझ में आया? और थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा भी परसेंटेज बना दिया। कितना परसेंट बनाया?
2%। बोलो कितना परसेंट बनाया? 2%। कितना परसेंट? चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब कौन पेमेंट दे रहा है? ये रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देगा, राइट। तो जब पेमेंट देगा तो पेमेंट देने से पहले रुक जाएगा, क्योंकि पेमेंट दिया तो पूरा पेमेंट चले जाएगा, तो पूरा का पूरा 3,06,800 रुपये का पेमेंट नहीं देगा, 3,06,800 में रुक जाएगा चढ़ावा। क्या बोला? चढ़ावा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये क्या करेगा? ना 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 ना, ये रेसिपिएंट का टैक्स नहीं, ये टैक्स किसका है? सप्लायर का। ये बात समझ लेना, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा ये तो रिवर्स चार्ज है। नो, ये रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज में तो क्या होता है कि टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की जगह रेसिपिएंट की हो जाती है और रेसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल होता है। यहाँ पे लायबिलिटी सप्लायर की है, सप्लायर का ही टैक्स। किसका टैक्स? सप्लायर का ही टैक्स। तो इसका मतलब 3,06,800 रुपये का पेमेंट देते टाइम वो क्या करेगा? 5,200 रुपया। ये 5,200 कैसा है बेटा? वैल्यू कितनी है? 2,60,000 का 2%। 2,60,000 का 2% कितना हुआ? 5,200। ये 5,200 का TDS क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट को दिया जाएगा। यदि ये CGST HGST हुआ तो 1% लगेगा, और यदि IGST हुआ तो 2%। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? गवर्नमेंट को क्या मिल गया? 5,200। ये किसका टैक्स है? रेसिपिएंट का। तो रेसिपिएंट से कितना टैक्स मिल गया? नहीं, रेसिपिएंट ने दिया है लेकिन टैक्स सप्लायर का ही है। वेरी गुड। क्योंकि यदि रेसिपिएंट का टैक्स होता तो रिवर्स चार्ज हो जाता बेटा। रिवर्स चार्ज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज 1% भी नहीं होने दूंगा। सर फिर क्या है ये? बेटा आपको सिर्फ इतना इंटेंशन समझना है, गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? गवर्नमेंट चाह रही थी सप्लायर तेरा टैक्स है, तू पूरा टैक्स देगा, लेकिन ये सप्लाई का वैल्यू बाद में उड़ा दे, बाद में तेरा टैक्स नहीं पे करे, गायब कर दे इनवॉइस को, कुछ भी तो ऐसा उल्टा पुल्टा करे। तो उन सप्लाई को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक बार 2% का टैक्स इन सप्लाई पर जब रेसिपिएंट ने पे कर दिया तो सप्लायर को झक मार के टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब पता लगा लेगी। कैसे? जब 2% इतना होता है तो 18% कितना होगा? तो सप्लायर नहीं बच पाएगा रे। समझ में आया कि नहीं आया? सर आप समझ में आ गई बात? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया तो उनको याद करा के जाऊँगा बेटा। लायबिलिटी सप्लायर की, ये सप्लायर का ही टैक्स है, सप्लायर को ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन रेसिपिएंट पूरा टैक्स पे भी नहीं कर रहा। रेसिपिएंट तो चढ़ावा दे रहा है, कुछ पार्ट दे रहा है, छोटा मोटा अमाउंट। कितना परसेंट? 2%। वो भी किसके भी आप पे? सप्लायर के भी आप पे। अभी दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट देखना, मजा आएगा। यहां तक क्लियर है तो बताओ। ठीक है, तो रेसिपिएंट ने क्या किया? अब तुम थोड़ा सा मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि डेटा आपके सामने है। इसलिए मैं जानबूझ के डेटा से ही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, थ्योरेटिकली पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। तो अब तुम लोग लॉजिक लगाओ मेरे साथ, अपन हम साथ में मिलकर प्रोविजन बनाते हैं। तो यहाँ पे रेसिपिएंट ने क्या किया? रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को 5,200 का TDS पे कर दिया। आपको समझ में आ गया कि ये किसका टैक्स है? तो मैंने माना कि पे रेसिपिएंट ने किया, लेकिन टैक्स किसका है? इसका मतलब देखा, TDS क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर ऑफ सप्लाई। क्रेडिट लेजर नहीं बोल सकता क्योंकि वो ITC होता है, केस लेजर ये ना, क्योंकि पेमेंट सप्लायर की जगह रेसिपिएंट ने दिया, टैक्स पे हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब ये माना कि पे किया है रेसिपिएंट ने, लेकिन टैक्स एक इसका सप्लायर का, तो 5,200 क्रेडिट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स किसका पे हुआ है? सप्लायर का। बोलो किसका पे हुआ है? सप्लायर का। ध्यान से देखो क्या किया मैंने? TDS क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर ऑफ सप्लायर। यहाँ तक डाउट? अब कॉमन सेंस है, आए तो बताओ, ये रेसिपिएंट सप्लायर को कितना पेमेंट देगा? रेसिपिएंट बोलेगा भैया टोटल माल कितने का था? 3,06,800 रुपये का माल था, तो 3,06,800 रुपीज़ का मेरा सप्लाईज का वैल्यू था जो मुझे आपको पेमेंट देना था। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि जो पेमेंट आप सप्लायर को दोगे उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स का TDS के फॉर्म में आप हमें दे देना। तो इसका मतलब मैं रिमेनिंग अमाउंट ही तो दूंगा। कोई बताएगा कितना अमाउंट? लेकिन उससे पहले
मैंने बोला था ये नाम देना पड़ेगा। अब आगे से बार बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि सप्लायर रेसिपिएंट, जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसे क्या बोलेंगे? डिडक्टर। तो ये जो रेसिपिएंट है ये क्या हो गया? टीडीएस डिडक्टर। तो ये टीडीएस किसने पे किया? टीडीएस किसने पे किया? टैक्स किसने डिडक्ट किया? 5,200 का किसने डिडक्ट किया? रेसिपिएंट ने। सब रेसिपिएंट को आगे से इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा? डिडक्टर। रेसिपिएंट को इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा? डिडक्टर। और सप्लायर को क्या बोला जाएगा? लप्पा मारो, क्या बात है, वी आर जीनियस। डिडक्टी क्या बोला जाएगा? डिडक्टी। तो ये डिडक्टर जब डिडक्टी को, अब समझ में आ गया। अब रेसिपिएंट सप्लायर नहीं, अब एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? डिडक्टर जब डिडक्टी को, रेसिपिएंट जब सप्लायर को, ज़्यादा अच्छा वो लगता है इसलिए मैं दोनों चीज़ें वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट देगा तो अब पेमेंट कितना देगा? 3,06,800 का टोटल अमाउंट है, जिसमें से 5,200 का सप्लायर के ब्याज पर, सप्लायर के लिए गवर्नमेंट को 5,200 का टीडीएस पे कर दिया। तो रिमेनिंग कितना आया? 3,01,600। इतना अमाउंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को दे दिया। कोई कंफ्यूजन? फिर तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, पता है मुझे आ रहा है सर एक चीज़ बताओ, सप्लायर गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? सप्लायर बोलेगा भैया देख, जो मैंने माल सप्लाई किया था उस पर मेरा टैक्स बन रहा था 46,800 का, तो 46,800 में से 5,200 का तो मेरे को क्रेडिट मिल चुका है, तो जो रिमेनिंग टैक्स है वही मैं पे करूँगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो रिमेनिंग कितना अमाउंट आया? 41,600 रुपीज़ का सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा था इससे फ़ायदा क्या होगा? टैक्स तो उतना ही लग रहा है बेटा, कोई नई टैक्स लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जा रही है, टैक्स लायबिलिटी उतनी ही है। सर फिर टीडीएस का पर्पस क्या हुआ? टीडीएस का पर्पस ये हुआ कि जब सप्लायर के द्वारा कोई भी सप्लाईज की जाए तो उन सप्लाईज का टैक्स सप्लायर ईमानदारी से पे करे ही करे, उसके लिए वो सप्लाईज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाए, उसके लिए रेसिपिएंट को बोला जाता है कि कुछ टैक्स दे दो। जिनको ये कंसेप्ट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जिनको इनकम टैक्स आता है तो आपको पता होगा, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, जिससे कि कभी मेरा मन नहीं करे कि मैं इंटरेस्ट की इनकम दिखाऊं, तो भैया मेरा ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गया भैया इनकम। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने मेरा 200 रुपये का टीडीएस काटा तो पता चल गया कि 200 रुपये 10% के इक्विवेलेंट है, तो मेरा इंटरेस्ट का इनकम 2000 होगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे यहाँ पे भी पता लगा लिया जाता है, उसी के लिए बोला गया है कि रेसिपिएंट डिडक्टर क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक आपको प्रैक्टिकली पूरा का पूरा थीम क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये जो हमने ऑब्लिगेशन इम्पोज की है टीडीएस डिडक्टर पर, और आपको याद आ रहा होगा जो बंदा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाता है सेक्शन 24 में। याद करना, सेक्शन 24। टीडीएस सेक्शन 51 वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये जो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो लायबल है रेसिपिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अपने हैं, तो गवर्नमेंट के लिए अपना कौन होगा? लप्पा मारो, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत समिटीज़। पंचायत समिति को भी तो सप्लाई करना पड़ता है ना। तो कितनी कैटेगरीज है बेटा? तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मतलब यदि कोई भी सप्लाईज यदि आपने इन फॉलोइंग पर्सन को दी, यदि ये पर्सन पेमेंट देते हैं, तो यदि ये पर्सन जब सप्लायर को पेमेंट देंगे तो पेमेंट देते टाइम टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जब पेमेंट दोगे तो पूरा पेमेंट देने की बजाय उस पेमेंट पर जितना टैक्स बनता है उसका 2% का टीडीएस डिडक्ट कर लो। बस ये याद रखने की बात। और ये पर्सन्स कौन होंगे? 4 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है बेटा? नंबर 1, ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और एनी पर्सन और कैटेगरीज notified by the government on the recommendation of GST Council. और presently there are 3 categories which are notified by the government. तो टोटल आप बोल सकते हो 3 + 3। वैसे एक बार बोलने के लिए 4 पॉइंट आते हैं,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, नोटिफाइड पर्सन। लेकिन नोटिफाइड पर्सन के 3 सब पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? दे आर 3 सब पॉइंट्स। तो 3 सब पॉइंट्स कौन से हैं? पॉइंट नंबर डी के, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बोर्ड या कोई भी बॉडी सेटअप बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट जिसमें कम से कम 51% या 51% से ज़्यादा इक्विटी और कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। क्या समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया बेटा? कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पार्लियामेंट, मतलब ये कि कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड या एनी अदर बॉडी जो किसी पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सेटअप की जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है जिसमें उनका पार्टिसिपेशन कम से कम 51% या 51% से ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, या कोई भी सोसाइटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड थर्ड दैट इज अ PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक NTPC, GI, गेल, SCI, एल, सेल। तो ये सेल, गेल और ये जो भी फॉर एग्जांपल एंटरप्राइजेज ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट इज अ PSU पब्लिक सेक्टर। समझ में आ गया बेटा? ये रेसिपिएंट जब सप्लाईज लेते हैं और जब सप्लायर को पेमेंट देते हैं तो सप्लायर को पेमेंट देते टाइम यदि ये पर्सन यदि पेमेंट दे रहे हैं तो इन पर्सन को TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी 2 केसेस में आती है। फर्स्ट, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड कैटेगरी हो। सप्लायर कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लायर कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेसिपिएंट स्पेसिफाइड कैटेगरीज होना चाहिए। जो पर्सन पेमेंट दे रहा है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी होना चाहिए और टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाईज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए GST को हटा के, तब आपका TDS लगेगा 2% टोटल। IGST 2% और यदि CGST SGST लगा तो 1% का आपका TDS लगेगा। आगे हम बात करते हैं। फिर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है ये प्रोविज़न आ गया और जैसे ही प्रोविज़न 2018 में, मुझे पता है GST आपका पहले आ गया था। GST कब आया था बेटा? 1 जुलाई 2017 के अंदर GST आ गया था, लेकिन ये TDS वाले जो प्रोविजंस हैं ये 2018 में नोटिफाइड हुए थे, 1 अक्टूबर 2018। और जैसे ही ये प्रोविजन नोटिफाइड हुए तो नोटिफाइड होते ही प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम आनी थी। जब दोनों ही अपने हो तो तुम्हें मुझ पे ही डाउट है। अपने TDS काटते हैं क्या अपनों का ही काटेंगे क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लॉजिक है, मैंने क्या बोला, दोनों तरीके जिनको समझ में कम आता है। मैंने हमेशा बोला कि रट्टा मार लो, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जब प्रोविजन बनाती है तो हमेशा देयर इज अ रीजन। अपने TDS काटेंगे कि अपनों का ही काटोगे क्या TDS? अपनों पे डाउट है? नहीं है, अपनों पे डाउट नहीं है यार। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा बिना बोले कि मैं बोलने वाला क्या हूं। TDS provisions not applicable under certain cases। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि यदि सप्लायर भी PSU और रेसिपिएंट भी PSU, देखो दोनों PSU से अलग अलग PSU लेकिन दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। BHEL बेल भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो हमारा NTPC है वो भी क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और दोनों यदि क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब दोनों में गवर्नमेंट का स्टेक है। तो क्या अपनों का ही TDS काटूंगे? अपनों पे ही डाउट है कि वो टैक्स पे करेगा नहीं करेगा? क्या गवर्नमेंट को खुद पे डाउट है? बोलो, क्या गवर्नमेंट को खुद पे डाउट है? नहीं, अपनों का TDS मत काटो रे। तो यदि रेसिपिएंट यदि ओनली NTPC होता तब TDS कट जाता, लेकिन जब रेसिपिएंट भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और सप्लायर भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ऐसे केसेस में दोनों यदि PSUs के बीच में यदि सप्लाईज की जा रही है तो TDS एप्लीकेबल नहीं होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को ये TDS नोटिफाइड हुआ और आते ही ये एग्जेम्पशन आ गई। फिर ये एग्जेम्पशन आई, फिर दिमाग में आया कि अपने ओनली PSU हैं। बोलो कि अपने ओनली PSU हैं कि अपने पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है?
क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होते? क्या गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं होती? क्या लोकल अथॉरिटी नहीं होती? क्या वो पढ़ाए? क्या उन पे डाउट है? नहीं। आ गया मंथ एंड होते होते एक नया नोटिफिकेशन और आ गया। पॉइंट नंबर 2, अपने तो अपने ही होते हैं। यदि रेसिपिएंट ABCD और सप्लायर भी यदि ABCD हो, ABCD एनीबॉडी कैन डांस। फालतू बातें ना करो। कोई बता सकता है किसी का दिमाग चल रहा हो यहाँ पे ABCD का मतलब क्या हो? 4 कैटेगरी यार। वो ABCD नहीं बेटा, जाना मूवी मत देखा करो। ये बॉलीवुड ने दिमाग खराब कर रखा है। हाँ, तो बॉलीवुड की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ABCD में वो 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे रेसिपिएंट के। तो रेसिपिएंट भी वो ABCD में से कोई कैटेगरी, और सप्लायर भी यदि ABCD ओनली डी नहीं, ओनली C नहीं, मतलब वो PSU वाला पॉइंट नहीं, डी का 3rd पॉइंट नहीं, कोई भी कैटेगरी। तो यदि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों यदि नोटिफाइड पर्सन हो, स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हो, चाहे वो A में आते हो, चाहे वो B में आते हो, चाहे वो C में आते हो, चाहे D में आते हो, TDS एप्लीकेबल नहीं होगा विद इफेक्ट फ्रॉम मैंने अक्टूबर बोला ना, दिसंबर, 3 महीने बाद 31 दिसंबर 2018 को ये नोटिफिकेशन आ गया। और 31 दिसंबर 2018 को जब ये नोटिफिकेशन आया, पॉइंट नंबर 1 की यूटिलिटी खत्म हो गई, लेकिन हमने उसको रिमूव किया नहीं, क्योंकि नया नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 1 को भी कवर कर लेता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम स्टार्टिंग में जो लेके आए अक्टूबर में, वो छोटा नोटिफिकेशन लेके आए, ओनली PSU को कवर करते हुए लेके आए। बाद में हमने क्या किया, PSU को भी कवर कर लिया, और बाकी जितनी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन से, यदि रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों यदि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन से, तो TDS का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, TDS नहीं लगेगा। कोई कंफ्यूजन्स? अब क्या क्वेश्चन बाकी है सर? अब पॉइंट ये आता है कि जो TDS है ना, कौन पे कर रहा था? डिडक्टर, रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन जब पेमेंट देंगे सप्लायर को, जिनको हम डिडक्टर बोलते हैं, वो क्या करते हैं? वो TDS गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS? TDS कब डिडक्ट किया जाता है? जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देगा। तो जिस मंथ में रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट दिया, सप्लाई से इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल सप्लाई जनवरी मंथ की है, तो जनवरी मंथ में इंपॉर्टेंट नहीं है पेमेंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को कब किया। फॉर एग्जांपल फरवरी या मार्च या अप्रैल, कोई भी डेट ले लो। तो यदि रेसिपिएंट सप्लायर को अप्रैल में पेमेंट दे रहा है, तो जब वो अप्रैल में पेमेंट देगा ना, जब भी पेमेंट देगा, तो रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट देगा, तो उस पेमेंट पर क्या करेगा बेटा? TDS डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट दे देगा। और जिस मंथ में TDS डिडक्ट किया जाएगा, उसके अगले महीने, टाइम तो मिलना चाहिए ना मेरे को, इमीडिएटली थोड़ी पे करता रहूंगा मैं। अब समझ में आया? मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सप्लाई जनवरी मंथ की थी, लेकिन अपन रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कब दे रहा था? बोलो। अप्रैल में। कब दे रहा था? तो अप्रैल में जब पेमेंट दिया तो TDS काट लिया 5,200 रुपये का, तो ये 5,200 रुपीज़ का पेमेंट आप कब दोगे? मई में। सर मई में कब दोगे? 10 डेज के अंदर। तो विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच द TDS इज डिडक्टेड। जब भी डिडक्टर ने TDS को डिडक्ट किया जिस मंथ में, उस मंथ एंड होने के बाद 10 डेज के अंदर ये डिडक्टर गवर्नमेंट को 5,200 रुपीज़ का अमाउंट पे कर देगा। क्लियर एवरीवन? फिर तुम लोगों के दिमाग में डाउट, सर ये ऑब्लिगेशन जो आपने डायरेक्टर के ऊपर अप्लाइड की है, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर जो आपने ऑब्लिगेशन इम्पोज की है, यदि ये पर्सन अप्रैल का TDS मई में 10 मई तक यदि पे नहीं करता तो क्या होगा? इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम से। कोई कंफ्यूजन? सर क्या डिडक्टर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इंपोज करूंगी? बिल्कुल, डिडक्टर को बोला जाएगा कि भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा? TDS की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये TDS की रिटर्न सप्लायर दे रहा है या रेसिपिएंट दे रहा है? डिडक्टर। तो डिडक्टर कौन है? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट पर्सन। तो ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट पर्सन क्या करेगा? ये TDS की रिटर्न देगा। तो ये TDS की रिटर्न का जो कंसेप्ट है, एज पर रूल 66 सब रूल नंबर 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51 उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर GSTR 7 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल
डायरेक्टली भी या कमिश्नर के द्वारा जो भी सेंटर नोटिफाइड है उनके थ्रू आपको GSTR 7 फाइल करना है। और जैसे ही डिडक्टर ने GSTR 7 फाइल किया तो वो GSTR 7 जो फाइल किया उसके आधार पे जो डिडक्टी है, डिडक्टी को क्या मिल जाएगा, TDS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जिससे कि उसको क्या मिल जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक केस रजिस्टर के अंदर TDS क्रेडिट हो जाएगा। TDS सर्टिफिकेट as per rule 66 sub rule number 3, the TDS certificate shall be made available electronically to the deductee on the common portal in the form number GSTR 7A on the basis of return furnished by डिडक्टर। तो डिडक्टर ने जो फॉर्म नंबर GSTR 7 के अंदर जो रिटर्न फाइल की उसके आधार पे डिडक्टी को GSTR 7A के अंदर TDS सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। अभी भी कुछ प्रोविजंस और बाकी है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।